वेलकम स्टूडेंट्स इन द लेक्चर नंबर 10 ऑफ आवर परसेंटेज। जैसे आप सबको पता है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज पढ़ते पढ़ते हम पहुंच चुके एक बेहतरीन टॉपिक पर। और उस बेहतरीन टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर को पढ़ने से पहले आपको मैं याद दिलाता हूँ कई सारी चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं। एक तो रिवाइज हो जाएगा उनका, और ऊपर से हम इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फिर बड़ी इजी, बड़ी आसान अप्रोच के साथ समझ सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम उस परसेंटेज को पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि इसको मुझे पहले ही डिस्कस करना था, लेकिन मैंने इसको क्यों बाद में डिस्कस किया। क्यों 50 क्वेश्चन करने के बाद, लगभग लगभग हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, तो 50 क्वेश्चन करने के बाद इसलिए मैंने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, ताकि आप पूरे परसेंटेज को पहले जान जाओ, पूरे फ्रैक्शन वैल्यूज को जान जाओ, पूरे परसेंटेज में आप परसेंटेज की बेस में, परसेंटेज के जो बेस है उसको हमने उठा लिया है। इसीलिए आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। वरना हमने पहले ही ये डिस्कस करना था, पहले दो दिनों में ही कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को डिस्कस करना था। लेकिन आज स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने लेट से स्टार्ट किया, लेकिन दुरुस्त स्टार्ट किया। तो पढ़ते हैं पहले पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करने जा रहे हैं। पीछे हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। रिवाइज रिवाइज क्या कर रहे हैं हम कि 100% अगर हम देखेंगे, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू जो हमारे पास थी वो 1 थी। तो क्या मैंने बोला था कि हर एक एग्जैक्ट वैल्यू, चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो, अगर हम मार्क्स की बात करेंगे, 100 में से कभी कभी मार्क्स होते थे हमारे, 25 में से मार्क्स होते थे, तो 100 में से मार्क्स होते थे, 200 में मार्क्स होते थे, वो हर मैक्सिमम वैल्यू अपने आप में 100% होता है। तो ये आप यहां पर लिख लीजिएगा कि हर मैक्सिमम वैल्यू, एवरी मैक्सिमम value is 100% in itself। इसका मतलब ही होता है कि हर एक मैक्सिमम मान, हर एक एग्जैक्ट वैल्यू अपने आप में 100% होता है। लेकिन 100% की ही फ्रैक्शन हमारे पास 1 होती है। क्या 100% और 1 आपस में बराबर है? क्या यही तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या 100% और 1 आपस में बराबर है? जी बिल्कुल, 100% आपस में बराबर है। 100% एग्जैक्टली ये आपस में बराबर है। तो 100% इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ये निकल कर आ रहा है। इसी तरीके से हम 50% को 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से सो ऑन, जो भी मैंने सिखाया है, जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी हमने इस बोर्ड पे लिखा हुआ था वो परसेंटेज का टेबल, तो उसको आप किए होंगे, जरूर याद किए होंगे, क्योंकि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो इसी 100% के ऊपर जो पूरा टॉपिक चलेगा, 100% के ऊपर पूरा टॉपिक चलेगा, और इस 1 के ऊपर और इस 100% के ऊपर और फ्रैक्शन वैल्यूज के ऊपर ये पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिस्कस करेंगे। और हम इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, इतने इतने लंबे क्वेश्चन, तो 5 6 7 8 लाइन वाला क्वेश्चन होगा, हम उसको कैसे अंडर 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो करते हैं स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो क्या करेंगे आज हम? स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको हम बढ़ा रहे हैं 35% से। प्लस का मतलब होता है बढ़ा रहे हैं, प्लस का मतलब होता है ऐड कर रहे हैं 35%। अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको हम बढ़ा रहे हैं 35% से बढ़ा रहे हैं, तो वो नंबर क्या बनेगा हमारे पास? तो लेट इट्स इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशो हम लेंगे। अगर कोई भी नंबर हमारे पास 35% से बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो नंबर इनिशियली होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, वो तो 100% होता है। इसीलिए मैंने इनिशियल वैल्यू इसका लिया 100%, और फाइनल वैल्यू क्या हमारे पास बढ़ रहा है? 35%। 35% से हम उसको बढ़ा रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगा? 100%।
प्लस 35%, क्योंकि हम 35% से उस नंबर को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि 135% फाइनल नंबर बनेगा हमें, तो 135% हमारे पास नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम इनका रेशो लेंगे, अगर हम देखेंगे यहां से 100 से जाने के लिए, 100 से जाने के बाद 100 से जाने 135 तक पहुंचने के लिए हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। किसको कहेंगे? अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू 100% है और फाइनल वैल्यू हमारे पास 135% है, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़े, अगर हम उसको ढूंढेंगे, उस वैल्यू को ढूंढेंगे जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, तो उसी को हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.35 से, 1.35 से। तो क्यों करना पड़ेगा? देखो 100 इंटू 1.35, पॉइंट तो 20 को खाएगा, क्योंकि यहां से 2 डेसिमल 20 कैंसल, तो वही आ जाएगा 135। यही हमारे पास ये जो 1.35 है, यही हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर हम किसी चीज को 25% बढ़ा रहे हैं, 25% बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा? तो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, और हमें फाइनल वैल्यू क्या होगा हमारे पास? इनिशियल वैल्यू तो हमेशा 100% होता है, लेकिन बढ़ा रहे हैं 25%, मतलब वो फाइनल वैल्यू में 125% देगा। यहां से जाने के लिए यहां तक हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ा? तो मल्टीप्लाई बाय 1.25। तो इसी को हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या ये इतना ही है? 100 पे जाएंगे? कभी अगर 50 पे दिखा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हम देख लेंगे, लेकिन क्या ये प्लस ही होगा हमेशा? क्या माइनस नहीं होगा? माइनस क्या हम किसी चीज को घटा नहीं सकते? बड़ा तो लिया हमने, क्या हम किसी चीज को घटा नहीं सकते? वो भी सीख लेंगे, धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगे। लेकिन ये एक डेफिनेशन है हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, कि हम किस चीज को, इस चीज को क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमें फाइनल वैल्यू मिले। तो इस चीज को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 1.35 की जरूरत पड़ी, इस चीज को 1.25 की जरूरत पड़ी। इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। थोड़ी सी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि पूरा ये समझ में आना चाहिए। क्या हमेशा 25% होगा? क्या हमेशा 35% होगा? जो कि बहुत इजी ये परसेंटेज मिल रही है हमें। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हम बहुत खतरनाक परसेंटेज वैल्यू का भी दिखाएंगे। तो करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। क्या हम 40% अगर कोई चीज हमारे पास बढ़ रही है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? हमारे पास इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशो क्या होगा? 100% इज टू 140%। तो यहां से यहां तक जाने के लिए हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.40, या आप 1.4 भी कह सकते हो, क्योंकि राइट साइड 0 किसी काम का होता ही नहीं है। राइट साइड 0 डेसिमल के बाद किसी काम का होता ही नहीं है। तो मतलब 1.4 ही हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आ गया है। क्या अगर हमारे पास कोई चीज 60% से बढ़ रही है, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? तो 100% है हमारे पास, एक और 140% होगा हमारे पास, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू 1.4 होगा। ये 1.60 है, 1.60 है, तो 1.6 होगा हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस चीज का। क्या घट ही रही है? क्या बढ़ ही रहा है? क्या हम घटा नहीं सकते? तो घटाने का एक और एग्जांपल देंगे आपके पास, जरूर, और बहुत खतरनाक परसेंटेज वैल्यूज का भी हम एग्जांपल देंगे। तो करते हैं स्टार्ट। क्या अगर हमारे पास कोई चीज 35% से कम हो रही है, 35% से कम हो रही है, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा हमारे पास? एग्जाम्पल
इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशो क्या होगा। अगर हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू 100% है, हमने उसको 35% कम किया तो वो रहा 65%, वो रहा होगा 65%। तो यहां से यहां तक जाने के लिए हमें क्या चीज मल्टीप्लाई करना पड़ी, उसी को तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, उसी को तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। को किस चीज का हमें यहां से जाने के लिए यहां तक जाने के लिए किस चीज का मल्टीप्लाई करने, उसी को तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। तो यहां से जाने के लिए यहां तक जाने के लिए हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.65 का। तो यहां पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है वो ये आया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 100 - 35% दैट इज इक्वल्स टू 65। हमारे पास फाइनल वैल्यू 65 थी, इसीलिए हमें यहां से जाने के लिए यहां तक जाने के लिए 0.65 का मल्टीप्लाई करना पड़े। तो अगर हम एक और एग्जांपल देंगे, माइनस 60% से कोई चीज हम माइनस शो करता है, मैंने कल भी बताया इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये शो करता है कि कोई चीज कम हो रही है या कोई चीज बढ़ रही है। अगर माइनस होगा तो कम हो रही है, अगर प्लस होगा तो बढ़ रही है। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास हमेशा 100% होता है, और जो फाइनल वैल्यू हमारे पास होगी वो 60 कम होगी, यानी कि 40 हमारे पास होगी। तो यहां से यहां तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 0.4 करना पड़ेगा ताकि हमें करेक्ट सोल्यूशन मिले फाइनल वैल्यू का, और इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। क्या इतना ही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर? नो, इट इज नॉट। अगर हमारे पास ये इजी डाटा था 60%, 35%, 60%, ये तो इजी डाटा था, लेकिन अगर हमारे पास वही डाटा फ्रैक्शन बहुत खतरनाक परसेंटेज वैल्यू दी होगी, जैसे कि अब हम जैसे कि हमारे पास एक जो रेशो था, मैंने पढ़ाया था आपको, ये 37.5% वाला। अगर हम किसी चीज को 37.5% से बढ़ा रहे हैं, किसी चीज को 37.5% से बढ़ा रहे हैं, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। तो 37.5% इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हम लेंगे। अब जो ये बात थी, जो भी पीछे हमने एग्जांपल्स किए, वो एग्जांपल्स सादा परसेंटेज थी, वो एग्जांपल्स बहुत ही इजी परसेंटेज वैल्यू पे थी, लेकिन यहाँ पर आ गया पॉइंट। अब जब पॉइंट आ जाएगा, आप याद रखिएगा कि हमें इस परसेंटेज वैल्यू को पहले फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना पड़ेगा। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 प्लस हो रहा है। जो भी बेस वैल्यू होता है हमारे पास, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। इनिशियल मतलब ओरिजिनल, या इनिशियल को हो या ओरिजिनल को हो, या एग्जैक्ट वैल्यू को हो या मैक्सिमम वैल्यू को हो। तो ये हमारे पास बेस वैल्यू होगी, मतलब हमारे पास इनिशियल वैल्यू 8 थी, और उसको हम बढ़ा रहे हैं कितना, 3 बढ़ा रहे हैं। इसको हम कितना बढ़ा रहे हैं, 3 बढ़ा रहे हैं। तो 3 बढ़ा रहे हैं तो कितना होगा फाइनल वैल्यू हमारे पास, 11। 8 और 3 11, 8 में प्लस करेंगे 3 तो हमारे पास आएगा 11। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसी चीज को यहां से यहां पहुंचाने में जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहां से यहां तक 11/8 का मल्टीप्लाई हुआ, और इसी को हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अभी तक जो पॉइंट्स में आ रहा था, अब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर फ्रैक्शन के साथ खेला है। अगर यहां पे भी हम जाएंगे, अगर यहाँ पे हम 100 के साथ जाएंगे तो वहां पे बहुत टफ बन सकता है, क्योंकि पॉइंट्स में यहाँ ही पे आंसर आया तो यहाँ पर पे फिर तकलीफ होगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ढूंढने में। क्यों यहाँ पर इजी हुआ, क्योंकि 11 और 8 और 8 कटेगा, आंसर हमारे पास 11 आ जाएगा। 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 11 मिले, उसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। इजी लैंग्वेज में यही है हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 8 को हम क्या मल्टीप्लाई करें, इनिशियल वैल्यू को हम क्या मल्टीप्लाई करें, ताकि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाए। तो यहां से हमें देखा कि 11/8 का हमने मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 8 कैंसिल हो जाए तो 11 आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू में हम कौन सा मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाए, तो उसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या अगर हमारे पास यही 37.5% घटाने होंगे, 37.5% कम करना होगा, 37% का मतलब -3/8,
-3/8। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास 8 थी, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 कम यानी कि 5 आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/8 का। इसी का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास 5/8 आ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास 5/8 आ गया। तो इसी तरीके से हम चलते हैं एक और एग्जांपल पे। दोनों करेंगे, अब साथ साथ दोनों करेंगे। 100 पे निकालना इजी है क्योंकि वो इजी परसेंटेज होती है हमारे पास, इजी परसेंटेज होती है हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली भी। तो जब भी आपको एग्जाम में सवाल दिखेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, वो तो इन्हीं 37% ऐसे ऐसे ही एग्जाम्पल्स होंगे। तो अब क्या कौन सी लेंगे, अब लेंगे हम, हाँ, 26 सही 2/3%। अगर कोई हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि कोई चीज हमारे पास ये बढ़ रही है, इतने वैल्यू पर बढ़ रही है, 26 सही 2/3% पे बढ़ रही है, तो वो कितना हो जाती है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि 26 से ही 2/3% मैंने दिखाया ही नहीं है, क्योंकि हम करेंगे क्या, ये इसको ब्रेक करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया है कि कैसे ब्रेक करते हैं। 20% प्लस 6 से ही 2/3%, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि हम ब्रेक कैसे कर रहे हैं। हमें पता है 20% की, हमें पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसीलिए हमने 20% और 6 से ही 2/3% में इसको ब्रेक किया है। तो इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 1/15, मतलब 15 नीचे आ जाएगा, एलसीएम 15 आ जाएगा, 5 का मतलब 3 और 1 4, इसका मतलब 4/15, 4/15। इस परसेंटेज का मतलब हम 4/15 से बढ़ा रहे हैं। हम 4, अगर हमारे पास बेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू हमारे पास 15 है, तो हम 4 उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब 19 कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ रहा है, आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 15। तो इसी चीज को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, तो अगर हम अब इसी को घटाएंगे, इसी को कोई चीज 26 से ही 2/3% कम हो रही है अपने वैल्यू की, तो कितनी होगी, -4 होगी अपने ही वैल्यू पे, 15 पे। तो 15 पे इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, 15, इनिशियल वैल्यू 15, तो फाइनल वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 4 कम, 4 का मतलब 11। तो यहां से यहां तक जाने के लिए हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़े, 11/15, दैट इज नोन एज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अब ये तो बात है। अब एक और एग्जांपल देते हैं हम, एक और एग्जांपल होगी हमारे पास, कौन सी देंगे, 28 सही 1/3%, 28 सही 1/3%, 28 सही 1/3%। बहुत ही बढ़िया फ्रैक्शन वैल्यू लिया मेरे दिमाग में आया है। हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 25% प्लस 3 सही 1/3% कह सकते हैं। बढ़िया। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/30। इसका मतलब नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, 4 को हम 30 नहीं बना सकते, तो 60 आना चाहिए। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 15, ऊपर भी 15 नीचे भी 15, तो 60 नीचे अब रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 15 और 2 17। इसका मतलब कोई चीज अगर हम 28 से 1/3% से बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 17/60। इस परसेंटेज वैल्यू, इस परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन ये मान आया है 17/60। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या होगा और फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 60 होगा और फाइनल वैल्यू 60 + 17 दैट इज इक्वल्स टू 77, हमारे पास 77। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू 77/60, दैट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम इसी को घटाएंगे, अब हम इसी को घटाएंगे, तो 60 से 17 कम करना पड़ेगा, मतलब 43 रहेगी हमारे पास वैल्यू, 43। इनिशियल हमारे पास ये थी, फाइनल ये आ जाएगी। तो कितना कम हमने कर लिया, तो मल्टीप्लाई बाई 43/60, कितना मल्टीप्लाई करना पड़े, इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। आई होप डैट क्या आप इन सब से अब अवेयर हो चुके होंगे कि इन सब को कैसे करना, कैसे डील करना है, बढ़ाना कैसे और घटाना कैसे है, और कैसे हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ढूंढ निकालना है।
तो अब हम चलते हैं आगे, देते हैं एक वेरिएबल की एग्जांपल। हमारे पास अब जिस बच्चे को ये वाली एग्जांपल समझ में आए, मतलब उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्लियर हो चुका है। हमारे पास कोई वैल्यू n है, अगर हम इसको x% से बढ़ा रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा? कोई वैल्यू n होगा, ये तो इनिशियल वैल्यू है हमारे पास, इसको हम प्लस कर रहे हैं, n का ही x% बढ़ा रहे हैं, तो n का x% कितना होगा? n इंटू x%। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी। ये पूरा हमारे पास, ये हमारे पास इनिशियल है, ये पूरा इतना बढ़ा रहे हैं, x% से बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी। तो नंबर कितना बना हमारे पास? n प्लस n इंटू x%, ये हमारे पास फाइनल नंबर बना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, n कॉमन 1 इंटू 1 प्लस x%, n इंटू 1 प्लस x%, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू आई है। ये 1 प्लस x% मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू आई है। तो क्या हम इस 1 को 100% नहीं लिख सकते? क्योंकि ये फ्रैक्शन है हमारे पास, 1 तो फ्रैक्शन होती है, ये तो कभी परसेंटेज वैल्यू में होती ही नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n इंटू 100% प्लस x%, तो ये भी हमारे पास इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं n इंटू 100 प्लस x%, क्योंकि परसेंट हमने कॉमन लिया है, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही होगा। तो ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी अब, क्योंकि हम कोई वैल्यू n रह रहे हैं, उसके साथ ही हम प्लस x% ले रहे हैं, उसका मतलब आ जाएगा n प्लस n इंटू x%। इसका मतलब ही n इंटू 1 प्लस x%, क्योंकि हमने n को कॉमन लिया, हम x% से बढ़ा रहे हैं, 1 प्लस x%, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा n इंटू 100% प्लस x%, n इंटू 100 प्लस x को परसेंट को हमने कॉमन निकाला, तो ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो ये फाइनल नंबर होगा हमारे पास, फाइनल नंबर, दिस इज द इनिशियल नंबर। क्या हम इसको माइनस नहीं ले सकते? हाँ, ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर कोई चीज n है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, होप दैट आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर हम कोई चीज x% से घटा रहे हैं, माइनस x%, तो हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्या वैल्यू होगी? n माइनस n इंटू x%, ये हमारे पास फाइनल नंबर की वैल्यू होगी, तो हम इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं, n माइनस n इंटू x%, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू। तो n को कॉमन लेके 1 माइनस x%, इसको 1 को 100% में कन्वर्ट करेंगे, माइनस x%, n इंटू 100 माइनस x%, ये सब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यूज होंगी हमारे पास। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम इकट्ठे वाली एग्जांपल लेंगे। अगर हमारे पास कोई वैल्यू n है, प्लस x% कर रहे हैं या माइनस x% कर रहे हैं, हमारे पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू होगी n इंटू 1 प्लस माइनस x%। अगर प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब ही होगा n इंटू 100 प्लस माइनस x%। तो यही हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू आएगी। तो ये वेरिएबल के साथ खेला हमने। यहाँ पर वेरिएबल के साथ अगर किसी को भी डर लगता है, किसी को भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को पढ़ने में डर लगता है, वो वेरिएबल्स के साथ खेले, परसेंटेज को वेरिएबल्स के साथ खेले। अगर वेरिएबल्स के साथ आपको खेलना आता है, अगर वेरिएबल्स को आपको गौर से देखकर पढ़ना पड़ेगा, कि तभी जाके आपको परसेंटेज कंप्लीट होगी, वरना वो इनकम्प्लीट ही रहेगी। अगर हम एक और बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर, आज मैं थोड़े से क्वेश्चंस को दिखाता हूं। जो कल होगा हमारे पास क्वेश्चन का सेशन, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे चलेगा, और हम फिर से कंटिन्यू परसेंटेज को करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन मैं खुद ही बना रहा हूं इस वक्त, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। इफ 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 a number a number a number is decreased by 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 26 is to 2 upon 3%, then find the ratio of numbers, find the ratio of numbers। तो रेशियो ऑफ नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इफ नंबर इज डिक्रीज बाय 26 सही 2.3%। अभी हमने पढ़ाया है कि कितना होगा 20% प्लस 6 सही 2.3%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 6 सही 2.3% प्लस 6 सही 2.3%। 20% की वैल्यू 1/5 प्लस 6 से 1/15 होती है। यहाँ से भी 3 4/15 इसकी वैल्यू आ जाएगी। प्लस करें इस डिक्रीज नहीं, माइनस करें, माइनस डिक्रीज। तो रेशो क्या आ जाएगा? हमारे पास 15 है हमारे पास इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू हमारे पास 11 होगी, क्योंकि हम कम कर रहे हैं। तो इनिशियल इज टू फाइनल यही निकालना था हमें, 15 इज टू 11। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखेंगे, ये क्वेश्चन हमें एग्जाम के लैंग्वेज में दिखेगी। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। इफ ए नंबर मैं खुद ही बना रहा हूं क्वेश्चन को, इज increased by 28 is to 4/7%, 28 is to 4/7%, 4/7%, then the number becomes 6363, then find इनिशियल नंबर को आपने फाइंड करना है। तो 28 से ही 4/7% वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 4/7%। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमें पता है 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास पता है। 14 से ही 2.7% की वैल्यू रखता है। इसी का 2 गुना है ये, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, इसी का 2 गुना है, इसका मतलब है 2/7। प्लस करें, फिर नंबर इज इंक्रीज, प्लस करें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू या हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो है और फाइनल वैल्यू जो है हमारे पास 7 बन रही है, और फाइनल वैल्यू हमारे पास 9 बन रही है, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं फाइनल वैल्यू का ही। देन द नंबर बिकम्स, इसका मतलब है फाइनल वैल्यू की ही हमें वैल्यू दी हुई है। 9 का मतलब 6363 है हमारे पास। 9 7 63, 0 9 7 63। तो इसका हम एक वैल्यू की यूनिट जो आया है हमारे पास, एक यूनिट की वैल्यू है 707। तो हमने क्या निकाला है? इनिशियल नंबर, जो कि हमारे पास 7 है। तो 7 को हम निकालेंगे अब। 707 इंटू 7, 7 7 49 एंड 7 7 49, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू का नंबर होगा। अगर हम इस नंबर को इतने से बढ़ाएंगे तो ये वाला नंबर हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि ये फाइनल वैल्यू की नंबर वैल्यू है और ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कवर किया है, और ये 2 क्वेश्चंस हमने किए। इस पे क्वेश्चंस करने की उतनी ज्यादा जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ही हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कैसे करेंगे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच।